राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बोतलबंद पानी पीने वालों और इस पानी को बेचने वाले कंपनियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने कहा है कि ये पानी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फसाई ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को अत्यधिक खतरनाक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा है, तो अब ये पानी निरीक्षण अनिवार्य है। साथ ही इस पानी और उस पानी को बेचने वाली कंपनियों का ऑडिट किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैकेज पेयजल और मिनरल वाटर उद्योग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके बाद फसाई ने यह नया फैसला लिया है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। फसाई द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार अब सभी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर निर्माताओं को फसाई द्वारा वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा। किसी भी कंपनी को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने से पहले इस जांच से गुजरना पड़ता है। साथ ही निर्माताओं को अब फसाई सर्टिफिकेट भी लेना होगा। वही तीसरे पक्ष के खाद्य सुरक्षा संगठनों द्वारा वार्षिक ऑडिट कराना होगा। इस सारी व्यवस्था के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि सभी को स्वच्छ और शुद्ध पानी मिले, लोगों को वास्तव में मिनरल वाटर मिले। सरकार का उद्देश्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना है, लोगों को सुरक्षित चीजें मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए सरकार ने नए बदलाव किए हैं। आज शाम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा निवास स्थान पर जाकर भेंट की, जिसके बाद पिछले 10 दिनों से जारी सत्ता संघर्ष की खबरों को पूर्ण विराम लगने की संभावना है। 6 दिनों बाद दोनों की इस भेंट में मंत्रियों की संख्या के साथ ही खातों पर चर्चा होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। आज देर रात भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण तथा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी मुंबई पहुंचेंगे। कल भाजपा के विधिमंडल सदस्यों की बैठक में गठ नेता का चयन होगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके पूर्व आज गिरीश महाजन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा निवास स्थान पर जाकर भेंट की। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस वर्षा पर पहुंचे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में राज्य के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होने की जानकारी है। नागपुर की सीताबर्डी में गोवारी फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हुआ और करीब 12 से 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैफिक पुलिस और सीताबर्डी पुलिस पुल पर पहुंची और दुर्घटना पीड़ितों की मदद की। यातायात रोक दिया गया और सड़क साफ कर दी गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। सूत्रों के अनुसार वामन बापूराव नेवारे मंगलवार सुबह कार से उमरेड जा रहे थे। बड़ी गोवारी फ्लाईओवर पार कर रहे थे, तभी सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक मार दिया। इससे पीछे चल रहे वामन नेवारे की कार अगली गाड़ी से टकरा गई और उसके पलटने से पीछे से आ रही दूसरी कार नेवारे की कार से टकरा गई। इसके बाद फ्लाईओवर से चलने वाले वाहन एक दूसरे से टकराने लगे। देखते ही देखते फ्लाईओवर पर करीब 12 से 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कुछ ऑटो, कारें, आयशर ट्रक का समावेश है। बदनामी से गुस्सा आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीधे हत्या करने की मानसिकता बेतुकी है। इस रहस्य का पता समुद्रपुर तालुका के गिरड इलाके में लगा। शेख शिवार के वन क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की खोपड़ी और हड्डी, कपड़े, गहने, मेडिकल बेल्ट मिली। 8 नवंबर 2024 को गिरड पुलिस की नजर इस घटना पर पड़ी। पहले आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। घटना संदिग्ध लग रही थी। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी। इसी दौरान यह बात सामने आई कि वडनेर पुलिस में दारोड़ा की महिला गीता नंदकिशोर साड़वे लापता है। यह शिकायत 20 सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी। 55 वर्षीय महिला चंद्रपुर की मूल निवासी है और वर्तमान में दारोड़ा में रहती है। जब वो लापता हुई तो उसने जो कपड़े पहने हुए थे वे घटनास्थल पर मिले कपड़ों से मिलते जुलते पाए गए, इसलिए शव को गीता साड़वे का बताकर सील कर दिया गया। मृतक महिला के पति नंदकिशोर साड़वे ने शिकायत दर्ज कराई। पति साड़वे ने शिकायत की थी कि आरोपी सुरेश बावने ने हत्या इसलिए की क्योंकि उसने गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध होने के कारण उसे बदनाम किया था। तब हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच में तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। तब यह साफ हो गया है कि घटना वाले दिन मृतक महिला और आरोपी सुरेश बावने साथ साथ थे। फिर आरोपी सुरेश बावने ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी बावने का मृतक महिला से प्रेम संबंध था। मृतक महिला ने पहले आरोप लगाया था कि उसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसे देखकर आरोपी गीता को प्यार से खेत शिवार ले गया, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में पता चला कि उसकी गर्दन पर चाकू मारकर हत्या की गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अतिरिक्त अधीक्षक सागर कावड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित, गिरड के थानेदार संदीप गाड़े, वडनेर के थानेदार लक्ष्मण लोकरे, साइबर सेल के बुजाड़े अनूप कावले, गोविंद मुंडे, गोमेद पाटिल, असीम शेख, अनूप तापले, मंगेश हेमके की टीम ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश के आपातकाल समय में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी इस्कॉन समूह ने वर्षों तक अन्नदान सेवाएं की। वहां स्थित हिंदू मंदिरों ने भंडारे चलाए और आज बांग्लादेश प्रशासन द्वारा वहां के इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी इनकी गिरफ्तारी हुई। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश प्रशासन की कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक घटना का पुरजोर विरोध किया है। आज बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी बहुसंख्यक मुसलमान वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर बहु बेटियों पर अत्याचार कर, घर दुकानें लूट कर, हिंदुओं को देश से बाहर निकालने की कोशिश कर, उनकी संपत्ति कब्जाने की
की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। बांग्लादेश बनते समय 32% हिंदू वहां थे, आज वर्तमान में 8% रह गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने अभी तक हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में जितनी भी कार्रवाई की है, लोकतांत्रिक तरीके से की है। समस्त हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को तुरंत रोककर वहां हिंदुओं, सिख समाज के मंदिर, सभी हिंदुओं सिख लोगों की सुरक्षा के लिए वहां की वर्तमान सरकार पर भारत सरकार द्वारा दबाव बनाया जाए और इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास जी की रिहाई की मांग करते हैं। और किसी भी प्रकार से हिंदू पुजारी, हिंदू नेता, धार्मिक गुरुओं को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने की किसी भी प्रकार की मानसिकता से बांग्लादेश प्रशासन बचे, यह अपेक्षा भी व्यक्त करते हुए भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से निवेदन देकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जल्द से जल्द रोकने तथा बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने की है। इस अवसर पर इस्कॉन संत श्रीमान नित्य हरिनाम प्रभु जी, सुंदरनाथ प्रभु जी, रानगोड़ कृष्ण प्रभु जी, विठल प्रभु जी, बंटी पारवानी, शरद अग्रवाल, त्रिदेव डेंडवाल, आकाश पाली, शक्ताबेश अवतारदास, जॉनी जयसिंगानी, संतोष कुकड़े, अश्विन चौधरी, अक्षय निन्नावे, गोविंद हीर व संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले महागठबंधन सरकार के दौरान उन सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का निर्णय लिया गया था, जिनकी पहले नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और फिर सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। इसलिए 1 नवंबर 2005 से पहले के विज्ञापन के अनुसार 1 नवंबर 2005 के बाद सीधे नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लागू किया गया है। इसलिए अमरावती के नवनिर्वाचित विधायक ने उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ और उनके हिस्से को ब्याज सहित दिलाने के लिए सरकार से बात करने का वादा नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के ने किया। विधायक सुलभा खोड़के को अमरावती विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव जीतकर तीसरी बार विधानसभा में प्रवेश करने पर राज्य शिक्षक संघ की ओर से उनका सत्कार किया गया। इस अवसर पर राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिलीप कडू सहित अनिल बारसाकडे, ललित चौधरी, प्रदीप नानोटे, प्रोफेसर रमेश काले, जितेंद्र गारड़, सुपी सर, श्रीकांत कडू, रविंद्र हगवने, गजानन मानकर, राजीव पठान, गाजी सर, नंदकिशोर नवरे, गरडे सर, रोडे सर, श्रीकांत राजूरकर, मधुकर रोडे, प्रिया कडू, मंजू अडवाणी, निशा गोसावी सहित राज्य शिक्षक संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। नया अकोला स्थित श्रद्धा भूमि पर महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में पिछले 2 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अस्थि समारोह पर होने वाली अभिवादन सभा की तरह ही इस वर्ष भी अभिवादन यात्रा और सभा का आयोजन किया गया है। कर्नाटक के सबसे युवा विधायक प्रतिभ ईश्वर इस वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर होने वाले सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए नया अकोला जाएंगे। इस अभिवादन यात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण शहर, महिला आघाड़ी, युवा कांग्रेस, अनुसूचित जाति विभाग, ओबीसी विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, सेवा दल एवं सभी विभागों के नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिला एवं शहर कांग्रेस ने इस शुभकामना बाइक एवं कार्य यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है। सकल जैन समाज संस्था एवं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ द्वारा सोमवार को अमरावती सेंट्रल जेल में आध्यात्मिक प्रवचन 2 दिसंबर को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल और सुधार सेवाएं प्रशांत बुर्डे और उप महानिरीक्षक जेल और सुधार सेवा स्वाति साठे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। सकल जैन समाज संस्था के सचिव अभिनंदन पेंडारी ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। विविकता श्री माता जी के आध्यात्मिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। विविकता श्री माता जी ने बंदियों को आहार, आचरण, चिंता के बारे में मार्गदर्शन किया। महाकाली शक्तिपीठ के शक्ति महाराज ने जेल से छूटने के बाद स्वरोजगार करने तथा बेईमान व्यक्तियों और नशेड़ियों से दूर रहने की अपील की। जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि ने कहा कि आध्यात्मिक चिंतन करे और बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहे। इसमें जेल के 270 कैदियों ने भाग लिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम का आयोजन ललित मुंडे, संजय गोलप ने किया। कार्यक्रम के प्रति शक्ति जी महाराज ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर जेल अधिकारी श्यामराव गीते, जेल शिक्षक मिलिंद बंसोड़, संजय गोलप और ललित मुंडे, सूबेदार गोपाल कचारे, श्री कृष्ण लांजेवार उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।